हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूएन एकेडमी। ह्यूएन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास का ये हमारा 27वां लेक्चर यानी कि 27वां लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 26 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैनल पर हमने ऑलरेडी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कोर्स कंप्लीट कराए हैं, जिसके लगभग आपके 8 लेक्चर पड़े होंगे। आप अगर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्लेलिस्ट। उसके बाद हमारा फिजिक्स का हम एमसीक्यू भी साथ में करा रहे हैं। एमसीक्यू फिजिक्स एमसीक्यू के हमने 3 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। इतिहास में हमने मध्यकालीन भारत खत्म कर दिया है और अब हमारा आधुनिक भारत चल रहा है। आधुनिक भारत में हमने लगभग 5-6 लेक्चर कर लिए हैं। ये टोटल ओवरऑल इतिहास का हमारा 27वां लेक्चर है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। चैनल ह्यूएन एकेडमी के प्लेलिस्ट में पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आज वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, तो अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा आज वीडियो के बीच में। ठीक है, कहीं भी मैं कर सकता हूँ, तो अच्छे से लेक्चर को देखिए, उसके बारे में फिर बात कर लिया जाएगा। तो आज हम लोग जो देखेंगे उसमें हम लोगों को देखना है, जैसे कि हम लोग भारत में नए राज्यों के उदय के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से मुगल शासन जब खत्म होने लगा तो उसके बाद नए नए राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। मतलब डेवलपमेंट या राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, किस प्रकार से भारत के अंदर छोटे छोटे नए नवीन राज्यों का उदय होना स्टार्ट हो गया। तो उसी क्रम में हमने किसको किसको देख लिया है। जो भी लेक्चर फॉलो कर रहा होगा उसको पता होगा। हमने इस क्रम में अभी तक देखा है सबसे पहले बंगाल के बारे में, उसके बाद हमने देखा अवध के बारे में भी देख लिया है, राजपूतों के बारे में देख लिया है, पंजाब के बारे में देख लिया है, सिख गुरुओं के बारे में देख लिया है, जो भी सिख के 10 गुरु थे। और आज उसी क्रम में हम लोग मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर राज्य के बारे में केवल 2 ही शासक ऐसे हैं जिनको हमें याद रखना है, और छोटा सा टॉपिक है, इसको आज हम लोग खत्म कर लेंगे। वीडियो आपका छोटा भी हो सकता है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, तो आज हम लोग इसी को खत्म करेंगे। तो चलिए आज मैसूर राज्य की बात कर लेते हैं। जो मैसूर राज्य में आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वो है हैदर अली। कौन है? हैदर अली, सबको पता भी होगा। तो हैदर अली के बाद में अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1722 यानी कि 1722 में। ये हुआ था कोलार मैसूर में। कहाँ पे? कोलार मैसूर में। इनके फादर का नाम था फतेह मोहम्मद। तो याद रखना है, इनके फादर का नाम क्या था? फतेह मोहम्मद। और जो फतेह मोहम्मद थे ये बेसिकली एक कह सकते हैं कि सेनापति थे, या इस तरीके से बोल सकते हैं छोटे मोटे शासक बोल सकते हैं थे। ठीक है, और एक निंज राज नामक शासक था, इसने 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल का सूबेदार बना दिया था। किसने? निंज राज नामक शासक ने 1755 यानी कि 1755 में डिंडीगुल का सूबेदार बना दिया था हैदर अली को। और इनका जो शासनकाल चलता है वो 1755 से 1782 तक चलता है हैदर अली का। तो आपको याद रखना है लगभग कितना साल हो गया, तो मान लीजिए 27 सालों के आसपास इन्होंने शासक के रूप में शासन किया। आगे बढ़ते हैं। इनके टीचर की अगर बात करें तो इनके टीचर का नाम था खांडेराव। क्या नाम था? खांडेराव। और ये एक ब्राह्मण थे। और आगे चलकर इन्होंने अपना सलाहकार जो था वो किसको रख लिया था? खांडेराव को ही रख लिया था। तो अगर आपसे इनका टीचर या सलाहकार पूछता है तो वो कौन है? खांडेराव जी थे, जो कि एक ब्राह्मण थे। इन्होंने अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित कर ली थी। क्या कर दिया था? अपनी राजधानी को मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित कर दिया था। इसके मतलब पहले इनका राजधानी जो था वो मैसूर था, बाद में इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया श्रीरंगपट्टनम में। उसके बाद अगर बात किया जाए, इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? आधुनिक शस्त्रागार, मतलब मॉडर्न शस्त्रागार, मतलब समझ रहे हैं ना? आपके पास अलग अलग तरीके के मतलब लड़ने के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। ठीक है, टूल्स होने चाहिए, उसी को बोलते हैं शस्त्रागार। तो इन्होंने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करवाई थी, और वो किसकी हेल्प से किया था? तो याद रखना है फ्रेंच की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फ्रेंच की हेल्प से। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसकी हेल्प से कराई थी? तो याद रखना है फ्रांसीसियों की मदद से या फ्रेंच की हेल्प से। उसके बाद हैदर अली ने 1761 से 1782 तक मैसूर में ही शासन किया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिख के बताना पॉसिबल नहीं। इसीलिए ऐसा बहुत लोग क्या करते हैं कि केवल सोचते हैं कि जो लिखा हुआ है बस वही पढ़ ले। भाई आप सुनेंगे पूरा लेक्चर तो आपको समझ में आएगा। अभी इसी के रिकॉर्डिंग में आपसे वीडियो के बीच में बात करने वाला हूँ, जल्दी ही बात करूँगा, बस वीडियो पूरा देखते रहिए। ठीक है, तो इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की फ्रेंच की हेल्प से। उसके बाद हैदर अली ने 1761 से 82 तक मैसूर में ही शासन किया, और 1764 में पेशवा माधवराव ने हैदर अली को हरा दिया। और पेशवा कहाँ पे होते थे? पेशवा मराठाओं में होते थे। तो 1764 यानी कि 1764 में हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा। किससे? पेशवा माधवराव से।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे इनकी मृत्यु नहीं होती है हैदर अली की, उनकी मृत्यु आगे होती है, लेकिन यहाँ तक इनके काम के बारे में बात थी। अभी हम लोग आगे भी जब वार के बारे में बात करेंगे आज ही के लेक्चर में, तो उसके बारे में और भी पता चलेगा आपको हैदर अली के बारे में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे देख लिया हमने। इसके बाद बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान का जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1782 से 1799 तक, मतलब 1782 से 1799 तक। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है मैसूर का। टीपू सुल्तान बहुत ही महान था, बहुत अच्छा था, ठीक है, काफ़ी साहसी भी था। इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा मुगल शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो अगर आप लोगों ने लेक्चर फॉलो किया और ढंग से देखा होगा मेरा लेक्चर, तो आपको पता होगा कि बाबर जो था, मुगलों का जो संस्थापक था, उसी ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी। और ये कब किया था? काबुल में इसने किया था 1507 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर इसी तरीके से आपसे पूछता है कि हिंदुओं में बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो याद रखना है टीपू सुल्तान ने। और कब किया था? 1787 यानी कि 1787 में, शासन के 5 सालों बाद, ठीक है। इसके बाद जनरल स्मिथ और हैदर अली के बीच में युद्ध होता है, और स्मिथ ने चंगामा और लीनोमली को जीत लिया था, ठीक है। स्मिथ ने क्या किया था? चंगामा और नीलोमली को जीत लिया था, जो आपको ये याद रखना है ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसी के बाद हैदर अली ने मैंगलोर व मद्रास को भी घेर लिया था, ठीक है। मतलब हैदर अली ने घेर लिया था। अभी हम लोग हैदर अली के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें आंग्ल मैसूर युद्ध भी पढ़ना है, तो याद रखना है। अब हमें थोड़ा सा टीपू सुल्तान की बात करके फिर आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगेगा। चलिए टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। हम सोचे एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दे दें, ठीक है। चलिए टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। तो 1787 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की, और इसने अपने नाम के कई सिक्के भी जारी करवाए। क्या किए? अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। अगर आपसे ये पूछता है कौन सा मैसूर का शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए थे, तो कौन था? टीपू सुल्तान था। आगे बढ़ते हैं। इसके शासनकाल में हिंदू मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक थी। किसके शासनकाल में? टीपू सुल्तान के शासनकाल में। उसके बाद इसी के शासनकाल में जैसे ही गद्दी बैठा था, उसके एक साल बाद 1783 यानी कि 1783 में अंग्रेजों ने पाल घाट और कोयम्बटूर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने इसी के शासनकाल में पाल घाट और कोयम्बटूर पर कब्जा जमा लिया था। इसने एक मेजरमेंट यूनिट की भी स्थापना की थी, मतलब शुरुआत की थी। मेजरमेंट यूनिट शब्द है ना, मतलब मापन इकाई। जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक ने शुरुआत की थी इसकी, तो इसी तरीके से मेजरमेंट यूनिट की किसने शुरुआत किया था? मैसूर में। तो याद रखना है वो था टीपू सुल्तान। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा जानकारी देखा हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। अब हम लोग देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसी में हम लोगों को हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में ज़्यादा जानकारी देखने को मिलेगी। तो जो मैं ऊपर आपको पॉइंट बता रहा था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक तरफ इसको लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है मैंने, आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या हुआ था। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो होता है 1767 यानी कि 1767 से 1769 तक, मतलब 1767 से 69 तक। और यहीं पे जनरल स्मिथ वर्सेस हैदर अली वार होता है। मतलब इन दोनों के बीच में बनती नहीं थी। ब्रिटिश था जनरल स्मिथ, और हैदर अली जो कि मैसूर का शासक था, इनके बीच में फिर यहीं से वार होना शुरू हो जाता है। और बाद में जनरल स्मिथ जो है ये चंगामा और नीलोमली को जीत लेता है, ठीक है। जनरल स्मिथ जो था इसने चंगामा और नीलोमली को जीत लिया था। अभी हम लोग हैदर अली की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, हैदर अली ने मैंगलोर और मद्रास पर कब्जा कर लिया या घेर लिया उसको, ठीक है। जैसे इसने जनरल स्मिथ ने चंगामा और नीलोमली की जीत लिया, वैसे ही हैदर अली ने मैंगलोर व मद्रास पर कब्जा कर लिया या उसे भी घेर लिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में 1769 में संधि हो जाती है, क्योंकि अभी देखिए वार चल रहा था दोनों में। कभी वो उनके पे कब्जा कर रहा था, वो उनके पे कब्जा कर रहा था जगह पे। इसके बाद दोनों के बीच में हो जाता है 1769 में मद्रास की संधि, यानी कि दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है कि देखिए हमें इस तरीके से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप इतना ले लीजिए, हम इतना ले लेते हैं। इस तरीके से दोनों के बीच में बात बन जाती है, ठीक है। हाँ दोस्तों, जो मैं बात करने वाला था थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिए। 2 मिनट 1 मिनट लगेगा आपकी टाइम। देखिए हो सकता है कि मैं अब इस संडे से वीडियो अपलोड ना करूँ। संडे को वीडियो तो जो हम अभी क्या करते थे कि हफ्ते के 7 दिन अपलोड करते थे, तो मे भी हो सकता है कि अब मैं सैटरडे संडे ना करूँ या संडे ना करूँ। और अगर मैं देख रहा हूँ अगर 4-5 दिन बाद मुझे लगा कि बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा है आप लोगों का, तो मे भी मैं अब वीडियो अपलोड भी करना बंद कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, 2 चीज़ें हैं।
मेरे वीडियो से या तो आपको फ़ायदा हो तभी मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि फालतू में आपका टाइम वेस्ट करना और मेरा टाइम वेस्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान होगा, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। 4-5 बच्चे ही ऐसे हैं जो सीरियस हैं हमारे चैनल से, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। वो ऐसा कमेंट करके भी बताते हैं और पर्सनली हमारे नंबर पे मैसेज करके भी बताते हैं, तो अच्छा लगता है ये देख के। लेकिन फ्रेंड्स, मैं खुद भी मैं टीचिंग करता हूँ, नोएडा में टीचिंग करता हूँ, 2-2 3-3 कोचिंग में मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ। इवन मैं ऑनलाइन भी 2-3 जगह पढ़ाता हूँ, ठीक है? कंटेंट भी देखता हूँ कई चैनल का। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो, आपको 20 से 25 मिनट लगता है, मतलब देखने में आपको 20-25 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसके लिए कंटेंट बनाने में और लिख के इसको वीडियो रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में, थंबनेल बनाने में लगभग हमें 3 से 4 घंटे एक वीडियो पे देना पड़ता है। तो दिन भर में अगर मैं 3 से 4 वीडियो देख रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ 3-4 घंटे, और उस पे वीडियोस पे व्यू कितने आ रहे हैं? 10 से 12। ठीक है, आप खुद सोच सकते हैं, पहले वीडियो पे व्यू आते थे 100, 70, 80 इस तरीके से। आजकल व्यू आ रहे हैं 10 से 12। चैनल बनाए मुझे हो गया है 2.5 महीने, अभी सब्सक्राइबर्स हैं 190, मतलब 190। आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। मे बी मैं ऐसा नहीं कर रहा आप लोगों की गलती है, आप लोग मे बी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग शेयर भी कर रहे हो, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि मे बी मेरे पढ़ाने में अच्छे से मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ या आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहा कि एक बार आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि बच्चे फिर बाद में कमेंट करते हैं कि सर आपने कहा था मैं कंप्लीट कराऊँगा। बिल्कुल मैंने कहा था, मैंने बिल्कुल कहा था, लेकिन तब कहा था जब आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा होए। अगर आप नहीं देख रहे हैं, 10-12 लोग देख रहे हैं, इसका मतलब सीधा-सा है कि मेरे वीडियो से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये मैं बता रहा था, मेबी आगे आपको 5-6 दिन बाद से वीडियो मिलना शायद बंद हो जाए, अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा तो। तो अगर कोशिश कर सकते हैं आप लोग, देखिए सीरियस हूँ मैं, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो कोशिश करके शेयर वेयर करके देख लीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो बनाना फिर 5-6 दिन के बाद से बंद कर दूँगा, ठीक है? बस यही बात करनी थी, आगे अब पढ़ते हैं, जितना दिन पढ़ पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हुआ था 1780 से 84 के बीच में। अभी हमने देखा कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई संधि से, एक संधि हुआ था, ट्रीटी हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस संधि का उल्लंघन कर दिया, ठीक है? और इसके बाद अंग्रेजों ने माहे पर कब्जा कर लिया, एक जगह थी माहे, यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया है। और जब ये हुआ, ये देखा हैदर अली ने, तो इसने क्या किया, एक त्रिगुट संघ बना लिया, ठीक है? त्रिगुट संघ का मतलब ट्री अलायंस, ठीक है? उसमें 3 जगह के लोग एक साथ मिल गए, हैदर अली, मराठा और निजाम। निजाम कहाँ के थे? हैदराबाद के थे। ये तीनों ने मिलके एक संघ बना लिया अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन बाद में यही जो मराठा और निजाम रहते हैं, यही धोखा देते हैं हैदर को, क्योंकि इनको अंग्रेज़ आप अपने में मिला लेते हैं लालच देके, और वो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हैदर अली को हारना पड़ता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है? तो आपसे पूछेगा अगर कि त्रिगुट संघ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 1779, यानी कि 1779 में। आगे बढ़ते हैं। 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, और इसके बाद वारेन हास्टिंग्स और मराठा के बीच में सालबाई की संधि हो जाती है, ठीक है? वारेन हास्टिंग्स जो कि अंग्रेजों का गवर्नर था, इसके बीच में और मराठाओं के बीच में सालबाई की संधि होती है, मतलब ट्रीटी ऑफ सालबाई। और इसी के बाद 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। यही शासनकाल था इनका। 1782 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि अब कौन आ जाएगा, तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इस बार कौन लड़ेगा? इस बार लड़ेगा टीपू सुल्तान। अभी हैदर अली के बारे में हमने देखा, अब टीपू सुल्तान के बारे में हमें देखना है, तो आपको याद रखना है सब पॉइंट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध का जो हुआ था टाइम पीरियड है, वो है 1790 से 92 तक। कब से कब है? 1790 से 92 तक, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे 1791 में क्या हुआ था? 1791 में देवली और बालीपुर दुर्ग पर कार्नवालिस ने कब्जा कर लिया था। कॉर्नवालिस कौन था? तो मे भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यही उस टाइम पे अंग्रेजों का गवर्नर था, ठीक है? इसने कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया? देवली और बालीपुर दुर्ग पर। इसके बाद 1793, यहाँ पे लिखा हुआ है, 1793 में होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1793 में। और इसमें टीपू सुल्तान को अपना आधा साम्राज्य, 3 करोड़ रुपए, और अब्दुल खलीफ मुइजुद्दीन को अंग्रेजों को देना पड़ता है, ठीक है? बस इतना याद रखना है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1793 में। किसके से बीच हुई थी? तो ये भी याद रखना है आपको, ये हुआ था टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, और उसके बाद एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी। इसके बाद देखिए कुछ और बता देते हैं। इस धारवाड़ पे मराठाओं का कब्जा हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने
मिल गए थे ना अंग्रेज के साथ ये लोग, तो इन लोगों को बोला गया था अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको जो भी जीतेंगे उसमें से आपका काफ़ी सारा हिस्सा आपको भी देंगे। तो धारवाड़ दे दिया गया मराठा को, कड़प्पा और कोन्नूर दे दिया गया निजाम को, बारह महल, कुर्ग, मालाबार, डिंडुगुल ये दे दिया गया अंग्रेज को। अंग्रेज ज़्यादा लेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से थर्ड मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध। फोर्थ की बात कर लेते हैं। ये जो फोर्थ चला था इसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं, थर्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चलता है 1799 में, यानी कि 1799 में। इसके अंदर टीपू की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे मैंने बस इतना ही मेंशन किया, लेकिन मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आप लोगों को इसके बारे में। इसमें जो है यहाँ पे जो टीपू सुल्तान था इसने काबुल, अरब, फारस, मॉरिशस ये सब जगह अपने राजदूत भेजे थे। और जो टीपू था ये जैकोबिन क्लब, एक फ्रांसीसी प्रजातंत्र का क्लब था, फ्रांसीसी के साथ इसका अच्छा बनता था, तो वहीं पे टीपू क्या बन गया, उनका सदस्य बन गया। ठीक है। और इसने वहीं पे अगर देखा जाए तो वेलेजली इस टाइम पे बन चुका था अंग्रेजों का गवर्नर। तो वेलेजली ने स्टुअर्ट, हैरिस, आर्थर वेलेजली को युद्ध करने के लिए भेजा, और यहीं पे टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान और आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन क्वेश्चन टफ बनाता है तो यहाँ से आता है, इसलिए मैं कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों मैंने जितना भी अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है, अगर जो भी सीरियसली वीडियो फॉलो करता होगा या कहीं और से कंपेयर किया होगा किसी और चैनल से या किसी और टीचर के कंटेंट से, तो उसको समझ में आएगा कि हम कितना डीप पढ़ रहे हैं या उनसे कितना ज़्यादा हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इतना डीप में आपको कोई भी युद्ध नहीं पढ़ाता है, इवन सब टॉपिक ही इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों को मज़ा नहीं आता है। तो हम यहाँ पे मज़ा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं ना, आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है ना, हम खुद यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन या इस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें पता है किस लेवल पे आपको पढ़ाना चाहिए और पेपर का लेवल क्या हो चुका है, इसलिए हम ऐसा आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो अगर अभी तक का आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो बढ़िया है, नहीं लगा है तो मैंने आपको बता दिया कि जल्दी ही अगर ऐसा ही सब कुछ रहा तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, दोनों लोगों का टाइम लॉस हो रहा है, मेरा भी आपका भी। तो आप लोग भी अपना टाइम बचा सकते हैं, मैं भी अपना बचा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग 4-5 दिन और वेट करेंगे, 4-5 दिन के बाद हो सकता है आपको वीडियो मिलना परमानेंटली बंद हो जाए। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। थैंक यू।